भारत और चीन के बीच विवाद काफी दिनों से चल रहा था। हालांकि इस बीच 45 साल बाद इस तरह की हिंसक झड़प हुई है। जानकारी में सामने आया है कि सोमवार रात दोनों सेनाओं के पीछे हटने की कार्रवाई के बीच ये झड़प हुई। चीन की तरफ से पत्थरों और डंडों से भारत के सैनिकों पर हमला किया गया, जिसके बाद भारत ने करारा जवाब दिया। गलवान घाटी में उपजे विवाद पर भारत के कड़े पलटवार के बीच चीन ने शांति की अपील की है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि हालात काबू में हैं, बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जाएगा। उधर सीमा पर हुई झड़प के बाद अगले दिन सुबह 7:30 बजे से चीनी सेना की रिक्वेस्ट पर दोनों देशों के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच बातचीत का दौर चला। वहीं वर्तमान हालात की समीक्षा को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी को भी वर्तमान हालात से अवगत कराया गया। वहीं एकदम सीमा पर उपजे हालात के मद्देनजर सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अपना पठानकोट दौरा रद्द कर दिया। इससे पहले भी 15 जून यानी सोमवार को गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग एरिया में ब्रिगेड कमांडर और लोकल कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी। फिर इसी रात गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इससे पहले 9 जून को गलवान वैली में कुछ जगह से सैनिक पीछे हटने शुरू हुए। कहा गया कि यह शुरुआत है और बातचीत का सकारात्मक माहौल बना रहे, इसलिए शुरू किया गया है। 10 जून को फिर गलवान वैली में मेजर जनरल स्तर की मीटिंग हुई, जिसमें गलवान एरिया और हॉट स्प्रिंग एरिया पर बात हुई। 12 जून को हुई मेजर जनरल मीटिंग में गतिरोध दूर करने के ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई। पेंगोंग त्सो में हालात जस के तस बने रहे। बताया जाता है कि भारत और चीन के बीच आखिरी गोली साल 1967 में चली, यानी 53 साल पहले। यह हिंसक झड़प सिक्किम में हुई थी। चीन वहां इसलिए चिढ़ा हुआ था क्योंकि 1962 की जंग के बाद भारत उस इलाके में अपनी स्थिति लगातार बेहतर कर रहा था। 1967 की इस जंग में भारत के 80 जवान शहीद हुए थे। वहीं चीन के करीब 400 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबरें हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान घाटी पर सोमवार की रात हिंसक झड़प हुई है, जिसमें जानकारी के अनुसार भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए और चाइना की ओर से भी 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सेना के उच्च स्तर के अधिकारियों के बीच वार्ता चल रही है, वहां गतिरोध को कम करने की कोशिश की जा रही है, इसी बीच ये झड़प क्यों हो सकती है। एलएसी पे कहा यह भी जाता है कि वहां पे वेपन रख करके आप गश्त नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी अगर झड़प है, अगर मौत होती है तो निश्चित रूप से हिंसक कहा जा सकता है इसे। और क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या इस घटना का फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट आएगा, हमारी जो वार्ता चल रही है इस पे इसका कोई असर हो सकता है, या फिर चाइना 1967 और 75 में जिस तरह की हरकतें कर चुका है, क्या एक बार फिर से वह दोहरा रहा है। तो तमाम जो पहलू हैं उसको लेकर के हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर करमवीर सिंह जी हमारे साथ में हैं, और सेना के पूर्व अधिकारी ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ हैं, कर्नल डीएस लोहा मरोड़ साहब हमारे साथ है। आपका सबका स्वागत है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले किस तरह से देखा जाए, क्योंकि एलएसी पे कहा तो ये जाता है कि 3 किलोमीटर तक कोई विदाउट वेपन अगर आपको गश्त भी करनी है तो वेपन नहीं होते हैं वहां पे, और लेकिन इसके बावजूद भी अगर कैजुअलिटीज होती है तो निश्चित रूप से इसे हिंसक ही कहेंगे। नहीं, बात ये तो हिंसक तो है, लेकिन ये कैजुअलिटी जरूरी नहीं है। और इन एनी केस ये कैजुअलिटी तो वेपन से नहीं हुई है, गन शॉट वुंड इंजरी नहीं है। ये तो स्कपल है जिसके अंदर बैटन, पत्थर, रॉक्स ये यूज किए गए हैं। और जैसे गुत्थम गुत्था की आपस की जो स्कर्मिश होती है, ये इस किस्म की लड़ाई है। ये यही है कि एलएसी जो कि दोनों की जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, उनके बीच का जो एरिया है,
जिसको आप LAC बोलते हैं, वो 1 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक हो सकता है, कितना भी है। तो इसके अंदर यदि कोई हरकत होती है तो ये CBM जो एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, वो एग्रीमेंट के तहत 81 से लागू हैं, जिसके अंदर आप वेपन लेके नहीं जा सकते हैं। पेट्रोलिंग कर सकते हो लेकिन वेपन लेके नहीं जा सकते। तो इससे क्या हुआ कि पेट्रोल्स आपस में लकड़ी, डंडा, बैटन लेके पेट्रोलिंग करते रहे। और ये जो रात को स्क्रमिश हुई है मंडे रात को, इसमें तो ऐसा लगता है कि जो चाइनीज है वो जो लकड़ी लेके आते हैं उसके अंदर नेल स्टड करके लेके आते हैं और बड़े बड़े पत्थर और रॉक्स हाथ में लेके आते हैं। तो इससे वो पहले ही तैयार होके आते हैं। बट एनीवे, ये हमारे पेट्रोल भी यही करती हैं, लेकिन ऐसा क्रूल तरीके से हमारे पेट्रोल भी करते हैं। दूसरी बात, ये कैजुअलिटी कैसे हुई जब गन शॉट बूम नहीं है? जी, ये एक बड़ा सवाल है ये तो इसमें एक्चुअल तो सही बात क्या है नहीं हम पता लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी अब हुआ क्यों है ये स्कर्मिश क्यों हुआ जब ये एस्केलेशन का प्रोसेस चालू था। यानी ये न्यूज भी आ चुकी थी, हमारी सरकार ने भी डिक्लेयर किया, चाइनीज गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया था कि 1 से 1.5 किलोमीटर तक पीछे हट रहे हैं। तो ये जब प्रोसेस चल रहा था तो हमारे बटालियन के अधिकारियों ने, जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर और उसके ऑफिसर थे, उन्होंने देखा कि वो हम तो पीछे आ रहे हैं लेकिन वो पीछे नहीं जा रहे गलवान घाटी में, तो खास तौर से पेट्रोलिंग एरिया पॉइंट 3 है उसके अंदर। तो इसको मेरे ख्याल से वही इंश्योर करने के लिए वो लोग गए होंगे और वहां इनके, क्योंकि वो लोग ऊपर बैठे हुए थे हाइट में और ये नीचे थे, तो ऊपर से उन्होंने पत्थर मारे हैं, तो आपस में ये स्कफल हुआ है। और उस स्कफल में अब कुछ तो ये सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो कमांडिंग ऑफिसर को किसी ने मारा नहीं, वो स्कफल में नीचे नदी में गिर गए और नदी में गिरने से, डूब के या चोट से वो 3 कैजुअल्टी हुए हैं। लेकिन कुछ भी हुआ हो, वो स्कफल में इस तरह की चोटें आई हैं। तो दरअसल बात यह है कि वो पहले से ही सज धज के बैठे हुए थे, ऊंचे पहाड़ी पर थे, हम नीचे से जा रहे थे, तो इस किस्म की यह हुई जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बात यह है कि अब ये पेट्रोल हमारी वहां गई कैसे थी, क्योंकि जब डिसएंगेजमेंट हो रहा था दोनों अलग अलग होनी चाहिए थी। तो और भी ज्यादा फैक्ट्स अभी थोड़ी देर में मेरे ख्याल से अभी ब्रीफिंग हो ही रही होगी आर्मी हेडक्वार्टर की, उसमें एक्चुअल स्थिति को और स्पष्ट किया जाएगा, तभी हम बता सकते हैं कि ये कितनी कैजुअल्टी हुई। उधर भी कैजुअल्टी हुई है लेकिन कितनी हुई ये इस वक्त है ना, थोड़ा इस वक्त लगता नहीं है कि हम सही है। मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में, लोहा मरोड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। सर DS लोहा मरोड़ साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये जो घटनाक्रम चला है, क्योंकि 20 मई के आसपास से ये सिलसिला चल रहा है कि दोनों ओर से कभी वहां पे गार्ड लगाना, कभी वहां पे अपने ये कहें कि तंबू लगा दिए गए, टेंट्स को लगा देना। लेकिन उसके बाद 2 जून से हमारे वार्ता का सिलसिला शुरू हुआ, 12 जून तक भी ये रेगुलर रहा। अभी फिर होनी थी वार्ता, इसी बीच ये घटना हुई है। तो इस तरह के जब केसेस होते हैं, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या जो डायलॉग चल रहा है उस पर किसी तरह का इम्पैक्ट आएगा? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे 3 वीर शहीदों को, जिन्होंने जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अपनी मातृभूमि की सेवा करते करते उनको नमन करना चाहूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा उनको अपने चरणों में स्थान दे। उसके साथ साथ मैं उनके परिवार से भी संवेदना में अपनी पूरा समर्थन देता हूं और उनको वादा दिलाना चाहूंगा कि देश आपके साथ है और उनकी वीर गति बेकार नहीं जाएगी। इसके साथ मैं आता हूं जो आपने सवाल किया, पर उससे पहले जो मेरे से पहले ब्रिगेडियर साहब जो चर्चा कर रहे थे उनके बारे में मैं 1-2 चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि लेह लद्दाख जिस गलवान घाटी, गलवान इलाके की चर्चा हो रही है, ये इलाका दुर्बुक एक जगह है और DBO उसके बीच में पड़ता है। और वहां पर आज के दिन इतनी ठंड है साहब की कोट और रजाई, वो गर्म के सारे साधन, टेम्परेचर कई बार तो रात को भी माइनस में चला जाता है। और वहां पर ऊंचाई इतनी है कि वह सांस लेने में दिक्कत आती है, चलते समय भी उसमें अगर भागना पड़े तो भी दिक्कत आती है। तो वो एक बैकग्राउंड है। रही बात चाइना की, साहब देखिए, अप्रैल के बाद चाइना मई के 5 और 6 की तारीख के बीच में 2 हमारे इलाकों में आके बैठ जाता है। एक इलाका जिसको कहते हैं पेंगोंग से लेक और दूसरा इलाका गलवान घाटी कहा जाता है। ये दोनों इलाके बिल्कुल 150 किलोमीटर की दूरी के आसपास क्रो फ्लाइट दोनों दूरी हैं, दोनों अलग इलाके हैं।
अब जो चर्चा हो रही है वो हो रही है गलवान घाटी की, जो डीबीओ एक हमारा वो है क्या बोलते हैं उसको, दौलत बेग ओल्डी जगह नाम है, जो हमारा इलाका है वहां से बहुत स्ट्रेटेजिक है। वहां पर हमारी हवाई पट्टी भी है, जिसको अभी हमने रिसेंटली शुरू किया था 4-5 साल पहले। और वहां पर हमारे आने जाने की जो सड़क थी वो सड़क खराब थी। उस सड़क को बनाने के लेकर के लिए मेरा मानना है कि एक बहुत ही स्थिति बदली थी। अब वहां पर जब चाइनीज आके बैठ जाते हैं, पहली बात तो ये इलाका ऐसा इलाका है योगेंद्र जी जहां पर आज तक कोई डिस्प्यूट था ही नहीं, तो चाइनीज को कभी आना ही नहीं चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, वो आ गए तो जिस प्रकार से भारत की सेना ने मिरर डिप्लॉयमेंट करते हुए चाइनीज सेना को रोका, मैं उनको तारीफ करना चाहूंगा जिस प्रकार से वहां की जो स्थिति है उसको देखते हुए। अब सवाल उठता है कि साहब जब 11 दौर की बातचीत हो गई मिलिट्री कमांडर्स की, और कल सुबह भी 10 बजे एक ब्रिगेड कमांडर लेवल की उनकी वार्ता हुई थी, उस वार्ता में भी यही दोहराया गया था कि प्रोग्रेसिव हमारा हमें मंगलवार सुबह 7:30 बजे फिर वार्ता हुई है आपस में। जी। और उसके बाद ये ऐसा होना मैं चिंता का विषय मानता हूं। अब इसमें क्या हो सकता है, मैं मेरा नजरिया बता सकता हूं साहब। मैं एक उसी इलाके में एज ए कमांडिंग ऑफिसर, मुझे उसका फेयर आइडिया है एलसी एलएसी कैसे कार्रवाई होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जैसा हम अंदाजा लगाए उसकी कोई जरूरत नहीं है किसी को भी, जब तक की सिचुएशन कोई हमें बताता नहीं क्या हुआ। बट पहली 1-2 चीजें हैं। पहली चीज, चाइना को वहां आना नहीं चाह, आ गया, और वो हमारी भारत की सीमा की, मैं मानता हूं कि भारतीय सेना ने सही किया। मेरा सवाल ये है, देखिए कर्नल साहब, ये सब चीजें हम दोहराएंगे क्योंकि स्क्रीन पे सब हमारे चल रही हैं ये सब चीजें। मैं वो जानना चाहता हूं कि जब 11 दौर की वार्ता चल चुकी है उनके बीच में, क्या अभी कोई इसका असर पड़ सकता है वार्ता पे? जी देखिए, मैं इस वार्ता के साथ ही कह रहा हूं, जब 11 दौर की वार्ता हो चुकी है फिर तो चाइना को ऐसा करना ही नहीं चाहिए ना। और दूसरी बात, जिस प्रकार से चाइनीज वहां तैयार होके आए हैं, कल सुबह जो एक न्यूज आई है उसमें ऐसा है कि गाड़ियों के अंदर पत्थर और वो जो क्या कहते हैं ग्लव्स जिसके अंदर कील ठोकी हुई थी, कि वो तैयार होके आए थे। अनआर्म कॉम्बैट कहते हैं साहब, सेना के अंदर ये कहना कि हमारी कोई लड़ाई हथियार से ही होती है, नहीं, अनआर्म कॉम्बैट में भी दुश्मन को जान से मार दिया जा सकता है। पहली बात, जो भी हो, जो वार्ता हो, मैं ये मानता हूं कि अब चाइनीज के लिए कोई माफीनामा नहीं हो सकता है। वार्ता बिल्कुल चलेगी। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार की ताकत क्या है, उसकी डिप्लोमेसी क्या है, मैं उसकी नहीं कह सकता हूं। लेकिन भारतीय सेना को उनको खदेड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रही बात वार्ता काहे की वार्ता साहब? हमारे एक अधिकारी को मार दिया, 2 जवान शहीद हो गए, किस वार्ता की बात कर रहे हैं आप? और किन से वार्ता करनी है सर? लेकिन लोहा मरोड़ साहब, 2 ही रास्ते होते हैं ऐसी पोजीशन में जब वायलेंस हो, तो या तो आप वार्ता के जरिए से सॉर्ट आउट करिए या फिर युद्ध करिए। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, किसी भी मुल्क के सामने युद्ध बहुत बड़ा संकट है, कोई करना नहीं चाहेगा। अरे साहब, आपके 3 ऑफिसर शहीद हो गए हैं, कौन सा युद्ध की बात? युद्ध क्या होता है फिर आप बताओ मेरे को, व्हाट इज अ बैटल? क्या बैटल बैठना के अपने जवानों को आप बोलोगे डंडे से मर जाओ? सेना के आदमी हम लोग, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट को भी सुनना पड़ेगा। आप वार्ता कीजिए डिप्लोमेसी। हु इज टेलिंग यू नॉट टू डू इट? यू आर डूइंग सिंस ईयर्स, वी हैव नो प्रॉब्लम, बट अ सोल्जर कैन नॉट बी परमिटेड टू बी किल्ड बाय लाठीज। वी आर सोल्जर्स, ये गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, और सैनिक वहां पर हैं, मुस्तैद है। लोहामरोड़ साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है, सरकार अपने स्तर पे मुझे लगता है कि पहल भी कर रही होगी, कोशिश भी कर रही होगी। राजनाथ सिंह जी ने बैठक भी बुलाई है, ऑल आर्मी चीफ्स और आर्मी कमांड स्टाफ जो अभी मिस्टर रावत जिनको बनाया, उनके साथ भी चर्चा हुई है, और प्रधानमंत्री को उसकी रिपोर्ट भी दी गई है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं करोड़ी सिंह जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखा जाए इस घटना के बाद जिस तरह की पोजीशन बनी है, नेपाल चाइना की गोद में बैठ करके हमारे साथ जिस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहा है, नेपाल अकेला नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से वो फूंक से कर रहा है। इस घटना के बाद में जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब दोनों ने बताया कि पेंगोंग और लेक और ये गलवान घाटी दोनों ही इंपोर्टेंट है। यूं तो हम देखें तो ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट से पूरी ये जो बेल्ट है चाइना के जो संपर्क में, सभी जगह डिस्प्यूट्स हमारे हैं। कई बार कोशिश की जाती है, इससे पहले आपको ध्यान होगा कि 1975 में भी सिक्किम के अंदर 4 जवान शहीद हो गए थे, इसी तरह से कोशिश की गई थी। तो क्या माना जाए, ये चाइना वास्तव में एग्रेसिव कुछ इश्यूज को लेकर के हो रहा है, या फिर इससे कोई ये कहें कि कोई बाई एक्सटेंट ये सब कुछ हुआ है? देखिए योगेंद्र जी, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंसिडेंस हो, ये वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी का पार्ट है।
जी। चाइना और भारत का बहुत लंबा बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो लगभग 4000 किलोमीटर है। उसमें 23 पॉइंट सेंसिटिव माने हुए हैं, और अभी जो कुछ हुआ है, हो रहा है, वो उन 23 पॉइंट में से कोई सा ही नहीं है। और इस जो 45 साल के बाद अब हुआ है, ये 2 सेक्टर में हुआ, अरुणाचल वाले उस सेक्टर में भी और लद्दाख वाले सेक्टर में भी, दोनों साइड में ये चाइना का इंटरफेरेंस इस तरह का हुआ है। अब चाइना ने इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्यों किया? ये है कि चाइना अपने साइड में, चाइनीज साइड में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे समय से बना रहा है, रोड, ब्रिज वगैरह जो भी है, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों से प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है। भारत ने अपने साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, रोड, ब्रिज वगैरह, तो चाइना उससे खुश नहीं था। दूसरा, भारत ने यह किया कि जब कश्मीर के मामले में भारत ने जो पोजीशन ली और लद्दाख को सेंट्रल टेरिटरी डिक्लेयर किया, तो चाइना, उस पर भी चाइना को ऑब्जेक्शन रहा है। तीसरा, भारत ने जो प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की, भारत ने मंगोलिया, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, तो इस तरह का जो, ऑस्ट्रेलिया, तो डिप्लोमेसी की, तो चाइना लगभग ऐसा महसूस कर रहा है कि भारत चाइना को घेरना चाहता है। और भारत के साथ साथ दुनिया में भी चाइना इस समय एक आइसोलेशन की स्थिति में आ गया है। हांगकांग की स्थिति में, ताइवान की स्थिति में, साउथ चाइना सी की स्थिति में चाइना एक डिफेंसिव पोजीशन में है। और अभी रिसेंटली जो कोरोना आउटब्रेक हुआ, उसमें भी चाइना बड़ी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी में आ गया। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका ने जब ये कहा कि G7 में 4 और देशों को हम बुलाएंगे, जिसमें भारत, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को रखा, तो ये चाइना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। रशिया ने बिल्कुल इसमें मना कर दिया कि हम इस तरह की स्थिति में नहीं आएंगे। चाइना के अगर और दूसरे देश आए तो ठीक है, तो रशिया ने मना कर दिया। भारत ने इसके बारे में कोई अभी तक क्लियर पोजीशन नहीं ली है, भारत शायद जाने के मूड में है। तो चाइना को ऐसा लग रहा है कि भारत अमेरिका से अलायंस कर सकता है, जो अमेरिका की और उसके मित्र राष्ट्रों की स्ट्रेटेजी है चाइना को घेरने की। भारत उसमें बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन रहा है अमेरिका का, अमेरिका से अलायंस कर सकता है, इसलिए चाइना की दबाव की राजनीति है। लेकिन जो घटना पे लोकल वहां कंडीशन में जो कुछ हुआ है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स हैं, उनका वायलेशन है। तो इस तरह की घटना हुई है। इसके लिए भारत एक तो प्रयास ये करेगा, जो कि अभी दिल्ली में एक्टिविटी शुरू हो गई, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया है, डिफेंस मिनिस्टर के यहाँ मीटिंग हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर एक्टिव हुआ है, तो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल अफेयर्स तो एक्टिवेट होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में वार्ता वहां ग्राउंड पे कैसे चल सकती है, ऐसा संभव नहीं लगता। तो चाइना ने क्या किया कि पहले जो स्थिति बिगड़ी हुई थी, तो वार्ता शुरू करने से पहले अपना कमांडिंग ऑफिसर भी बदला, दूसरा कमांडिंग ऑफिसर आया, उसके बाद बातचीत शुरू हुई। तो ये कोई ऐसा नहीं लगता कि बाय चांस कुछ हो गया है, ये कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाइना पूरे प्लान के साथ में जो हरकत कर रहा है, वो निश्चित रूप से उसके पीछे कुछ ना कुछ उसके एक साजिश कहूंगा इसे, पहले से जो एक साजिश उसका एक हिस्सा इसे कहा जा सकता है। मैं करमवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक तरफ हम डायलॉग कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की घटना हो रही है। पहले 1967 में जब वॉर हुआ था, उसके बाद 1975 में फिर सिक्किम में इसी तरह की बात की गई। लेकिन कहा यह जाता है हर बार कि जब भी चर्चा, एक तरफ चर्चा चलती है, दूसरी तरफ इसी तरह से फीट में छुरा घोंपने के अंदर माहिर है चाइना, और हमारे साथ कई बार इस तरह की घटनाएं कर चुका है। अभी लोहा मरोड़ साहब ने कहा कि अब क्या बाकी रह गया, इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो इस पूरी घटना को कैसे देखा जाए? अगर हम बात करते हैं कि देखिए, इस समय ये जो चैलेंजेस बहुत डिफरेंट नेचर के हैं। एक तरफ आप एक डिजीज से लड़ रहे हैं, महामारी से लड़ रहे हैं, जो पूरी दुनिया को एक तबाह कर रही है, और दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी इसका असर आ रहा है। लेकिन इसी बीच चाइना जिस तरह की हरकत कर रहा है, अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक साजिश का हिस्सा कहूंगा इसे मैं, कि चाइना सोच समझ करके ये सब कुछ किया। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि इस वजह से चलिए कोई बाई एक्सीडेंट इस तरह के हालात बन गए और इसको हम यूं कह सकते हैं कि तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ तो हुआ है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे कि हमारी वार्ता पे को असर पड़ेगा, और फिर ये माने कि एक बार उस दौर में वापस जा रहे हैं जो 67-75 में जिस तरह की हरकतें चाइना कर चुका है। हाँ जी योगेंद्र जी, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो चाइनीज रिएक्शन है, ये कोई सेंटिमेंटल, कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं है। ये बहुत ही वेल प्लान्ड है, बहुत स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने ये एक्शन यहाँ पर लिया है।
एक तरफ आप देखेंगे कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, चाइनीज लीडर्स हैं, बार बार एक आवाज उठाते रहे, कहते रहे कि अमेरिका की नीति है कि चाइना को किसी तरह से आइसोलेट किया जाए। इंडिया जो कि चाइना का पड़ोसी है, एक बड़ा मजबूत देश है, उसको टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चाइना और इंडिया को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। कोविड-19 के खिलाफ हमारी जो है एक जॉइंट कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन होना चाहिए। और एशिया में पीस, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस के लिए इंडिया चाइना को मिलकर काम करना चाहिए। तो एक तरफ ये उनकी स्टेटमेंट और दूसरी तरफ उनकी हरकत आप यहाँ बॉर्डर के ऊपर देख सकते हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट हुआ है और चिंता का विषय ये है कि कितने लगभग 4 दशक बाद ये, क्योंकि टेंशन तो बॉर्डर पे दो देशों की सेनाओं में होती रही है, लेकिन कैजुअलिटीज नहीं हुई है। सो कई दशक बाद ये तो कैजुअलिटी हुई। दूसरा, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक के जो डायलॉग चैनल्स हैं वो खुले हैं, यानी कि दोनों देशों के बीच में जब बातचीत हो रही है, टेंशन को कम करने के ऊपर सहमति होगी, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना होना ये एक उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा मान सकते हैं। इसके मूल में आप देखा जाए, जैसा कि ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइनीज न्यूज़पेपर एक है, सरकारी न्यूज़पेपर, उसमें भी एक आर्टिकल छपा। उन्होंने कहा कि मुद्दा क्या है मेन, जो इंडियन जो ट्रूप्स, इंडियन फोर्सेज है, वो अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, यानी कि जैसे कि करोड़ी सिंह जी ने कहा, अपने यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप किया जा रहा है। तो ये चाइना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। चाइना कहता है कि दोनों देश क्योंकि प्रोग्रेस कर रहा है, दोनों के देशों की सेनाएं जो है उनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। सो चाइना नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो उनको कम्पीट करे। बार बार वो क्या दिखाते रहते हैं, आपका डिफेंस बजट जो है हमसे 4 गुना कम है, हमारी जीडीपी जो है वो आपसे 5 गुना ज्यादा है। सो बार बार ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि मिलिट्री और इकोनॉमिक लेवल के ऊपर इंडिया और चाइना के बीच में देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। चाइना जो है उसका कंपटीशन वो अमेरिका के साथ है, इंडिया के साथ नहीं है। सो ये चाइनीज लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते रहे हैं। दूसरा, साउथ चाइना सी में आप देखें, मलेशिया का जो कब्जे में टेरिटरी था, वहां पर एक मलेशियन जो उनके पेट्रोनस एनर्जी कंपनी है, उनका काम कर रहा था वहां पर एकदम। सो उसके खिलाफ जाकर के वहां पर उन्होंने जहाज भेजे, फिर 2 अमेरिकन जहाज है वो वहां पर भी आ गए। इसी तरह से इंडोनेशिया के खिलाफ, जो कि साउथ चाइना सी में क्लेमेंट कंट्री नहीं है, उसके साथ भी इसी तरह की जो है अग्रेसिव पॉलिसी चाइना की देख सकते हैं। ताइवान के साथ क्या किया जा रहा है, बार बार जहाज भेजे जा रहे हैं। हांगकांग में किस तरह का चाइनीज जो स्टैंड आप देख सकते हैं कि कितने सैकड़ों लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही। सो चाइना पूरी तरह से घिरा हुआ है। एक तो कोरोना वायरस को लेकर के ये चाइनीज ओरिजिन का है, इस तरह के लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरा, ताइवान को लेकर के हांगकांग में जो उसका पोजीशन है उसकी दुनिया में सब जगह आलोचना हो रही। सो चाइना इस तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है। साउथ चाइना सी जो क्लेमेंट कंट्रीज है, आसियान कंट्री, वो भी उसके साथ कुछ नहीं। सो सबके साथ उसके रिलेशन इसी तरह के बने हुए। अमेरिका ने भी बार बार ये पहले ही आगाह कर दिया था 2-3 महीने पहले ही कि इस परिस्थिति में चाइना जो है वो अपने पड़ोसी देशों को परेशान करने के लिए इस तरह की पॉलिसी अपनाएगा, जैसे कि उन्होंने इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ अभी किया, अब इंडिया के साथ आप इस तरह का देख सकते हैं। सो ये चाइनीज हेजेमोनी का जो पॉलिसी है, अग्रेशन का जो पॉलिसी है, कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पीस हो, स्टेबिलिटी हो, क्योंकि अग्रेसिव पॉलिसी जी, ये माना जा सकता है कि 1967 और 75 में जो हालात थे चाइना के सोच में, चाइना के व्यवहार में, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल कोई अंतर नहीं आ रहा। बार आप देखेंगे डोकलाम जो घटना हुई दोनों देशों के बीच में, उस समय भी ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल ने ये लिखा कि टाइम हैज कम टू टीच इंडिया ए बिटर लेसन। बार बार याद दिलाते हैं कि 1962 में हमने आपको हराया था, वो दोबारा हम दोहरा सकते हैं, हम कमजोर नहीं है। अभी भी ग्लोबल टाइम्स का जो चीफ एडिटर है उसने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया को क्या आप एरोगेंट मत होइए, इंडिया ये चाइना का कमजोरी नहीं है, आप इस तरह की हमारे को ऊपर कर है। हालांकि चाइना ने अपने यहाँ ऑफिशियल लेवल पे कोई कैजुअलिटी की बात नहीं की है, एक्नॉलेज नहीं किया है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने कहा कि नहीं कैजुअलिटी चाइना की तरफ से भी हुआ है, लेकिन आधिकारिक कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया। सो इस तरह का मुझे लगता है जो अग्रेशन की नीति रही है 62 में भी थी, इससे पहले आप देखें तिब्बत के ऊपर किस तरह से इलीगली चाइना ने कब्जा किया, साउथ चाइना सी क्लेमेंट कंट्री के साथ उनके किस तरह का बर्ताव रहा है, वियतनाम के साथ उनका किस तरह का 2 बार वियतनाम के साथ झड़प हो रही, छोटा सा देश है फिर भी चाइना को हमेशा टक्कर देता रहा है। हालांकि हमारी फोर्सेज जो है वो पूरी तरह से इसमें सक्षम है। जो लीडरशिप है इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह के वो पॉलिसी आप अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे चाइनीज
प्रेसिडेंट इंडिया में जब आए थे अहमदाबाद में मोदी जी और शी जिनपिंग मिले, उस समय भी बॉर्डर पर इस तरह की घटना है वो हुई थी, चाइनीज इंट्रूजन उस समय भी हुआ था। सो ये चाइना का करता है कि एक तरफ तो बातचीत की बात करते हैं, पीस और स्टेबिलिटी की और प्रोग्रेस की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा टेंशन बना के रखता है, किसी को चैन से जीने ही नहीं देना चाहते हैं। तो इस तरह की नीति के खिलाफ मुझे लगता है कि इंडिया को, चाहे अमेरिका हो, जो दूसरे मित्र देश हो, हमारा ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जो क्वाड्रिलेटरल फोरम है, इस तरह की फोरम को एक्टिवेट किया जाना चाहिए इंडियन ओशियन में हमारी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो ये जो लिटोरल कंट्रीज है, कोस्टल कंट्रीज है, इनके साथ रिलेशंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है चाइना को, ताकि जवाब दिया जाए। तो चाइना हमारा वो ईर्ष्यालु पड़ोसी कह सकते हैं, जो थोड़ी भी अगर कहीं पे उसको लगता है कि ये पक्ष इधर जा सकता है तो अपनी साजिशें रख सकता है। जो हमारी चर्चा में बात निकल करके आ रही है वह यही है कि चाइना कभी अपने व्यवहार में सुधार नहीं करता है और कोशिश की जाती है, भरोसे की बात की जाती है, लेकिन उसके बाद किसी न किसी तरह से वो भरोसे को हर बार तोड़ता आ रहा है, एक बार फिर उसी दौर को वापस लेकर के आने की पहल कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें हमारे एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं। जानकारी है कि 5 लोगों की मौत उधर से भी हुई है। चलिए मैं एक बार फिर ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब, ये घटना हुई है, जैसे चर्चा है उस हिसाब से एक बार कोई भी कैजुअलिटी जब होती है तो निश्चित रूप से दिलों में उसकी टीस जरूर हो जाती है, वो चाहे डिप्लोमेटिक स्तर पे हो चाहे डिफेंस के स्तर पे हो। अगर आप इस चीज को नजरअंदाज करेंगे, जैसे लोहा मरोड़ साहब कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से सेना का मनोबल टूटता है कि फिर वहां शहादत किस बात की दी गई है। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अब आगे क्या, मैं वो जानना चाहता हूं कि डिफेंस में क्या होता है अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे किस पे आते हैं? बात यह है कि ये बहुत ही सीरियस मामला हुआ है, जो 1967 से 75 में कुछ हुआ था, लेकिन इस तरह की वायलेंस 67 के बाद चाइना से बॉर्डर के लिए वार्तालाप 22 सेशन, लेकिन चाइना इसमें ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है सुलझाने के लिए। चाइना ने सब देशों के साथ, रशिया के साथ में, कजाकिस्तान वगैरह के अपने बॉर्डर्स के सुलझाट कर लिए हैं, लेकिन इंडिया की वो जानबूझ के नहीं कर, वो इसलिए नहीं कर रहा है, ये इसका स्ट्रेटेजिक एम सर्व कर रहा है। जैसा करमवीर साहब ने बोला कि वो बातचीत करते रहना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही जैसे अभी बातचीत चल रही है उस वक्त वहां पे वो क्लैश कर रहे हैं। वो एग्रीमेंट कर लिया कि 1-1.5 किलोमीटर पीछे जाएंगे गलवान घाटी में, वो नहीं गए, वहां से अपनी जगह छोड़ी नहीं उन्होंने। तो वो जो बात करते हैं वो आपको खाली बहकावे में रखने के लिए बात करते हैं, एक्चुअल उनके मन में जो कुछ है वो अपनी स्ट्रेटेजी दूसरी होती है। नाउ जहां तक इसके बाद में क्या करना है, बहुत बड़ा सीरियस मामला है। कमांडिंग ऑफिसर की डेथ होना एक बटालियन के लिए और उनके ट्रूप्स को, उनके गुस्से को रोकना,
ये किसी के भी बस की बात नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं उधर। तो इसलिए उनका गुस्सा शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय मिलिट्री को करना ही पड़ेगा। ऐसे करते हैं वो, उनके कमांडर्स बातचीत के जरिए कर रहे हैं, जो कुछ है उनसे क्या एडवांटेज ले सकते हैं और किस किस्म की सिचुएशन बना सकते हैं वहां पर। देखिए 2013 में राकी नाला में चाइनीज आके बैठ गए थे, एलएसी को पार कर दिया था। हमने उस वक्त क्या किया, बातचीत करने के लिए हमने अपने दूसरे टैक्टिकल हम चाइनीज एरिया में जाके बैठ गए। तो जब बातचीत मिलिट्री लेवल पे होती है, दो लेवल पे बातचीत होती है, डिप्लोमेटिक लेवल पे कर रहे हैं, मिलिट्री लेवल पे कर रही है। डिप्लोमेट्स की लेवल इंटरनेशनल लेवल की बातों के साथ जुड़ी हुई है, जैसे करमबीर साहब ने बताया। लेकिन मिलिट्री जो लेवल है वो एक टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो एडवांटेज लेना होता है हमारी आर्मी को, उसके बेसिस पे हो सकती है। आप यदि जैसे उन्होंने कोई एडवांटेज, जैसे गलवान घाटी में आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, वो आके बैठ गए, उन्होंने एडवांटेजेस पोजीशन ले ली। हमारी जो दरबुक से शौक और दौलत बेग ओल्डी को जो रोड जाती है उसको ऑब्जर्वेशन में ले लिया, जब पहले कभी वो ऑब्जर्वेशन में उनके नहीं थी। तो हमारी जो ये रोड है, इतनी जो स्ट्रेटेजिक रोड है, करीब 150-200 किलोमीटर 250 किलोमीटर है, तो इसको यदि वो ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं तो हमारी बिल्डअप जो काराकोरम तक आगे बढ़ाने की थी, हमारी जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था, वो उन्होंने नलीफाई कर दिया। नाउ मैं नहीं सोचता कि वो गलवान घाटी से अभी आगे जाएंगे, क्योंकि वो हाइट्स लेके बैठे हुए हैं, वहां पे उन्होंने डग आउट कर लिया है। और वो ऐसा लगता है बातचीत चाहे कुछ भी हो, लेकिन देखिए जो फिंगर एरिया है, जो पोंग लेक का जो एरिया है 8 फिंगर वाला, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए। लेकिन गलवान घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और गलवान घाटी में आज तक कभी क्लैश नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एलएसी आज तक वेल डिफाइंड थी, कभी कोई सेंसिटिव इश्यू हुआ ही नहीं यहाँ पर। लेकिन एकदम से वो आज आके बैठे हैं, तो उनका एम, ये जो रोड बनी है, स्ट्रेटेजिक रोड जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके काराकोरम हाईवे को ये थ्रेटन करती है। और इससे फिर जो उन्होंने पाकिस्तान में अपना वन रूट किया है, जो रोड बनाई है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, उसको थ्रेटन करता है। तो इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये रोड इफेक्टिव रहे। तो मुझे तो ये लगता है कि आर्मी की चाहे जितनी बात हो जाए, लेकिन जब तक आर्मी अपने लेवल, मिलिट्री लेवल पे एडवांटेज नहीं लेगी, उनको स्क्रू नहीं करेगी कहीं पे, तो वो इस गलवान घाटी से पीछे लौटने वाले मुझे लगते नहीं। क्योंकि वो जो एडवांटेज उन्होंने ले लिया हाइट्स को ऑक्यूपाई करके, वो क्यों खोएंगे? तो वो चाहेंगे। अभी जैसे बात ये है कि इंडिया की जो लीडरशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफी एग्रेसिव भी है, लेकिन जो हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन में, चाइना की बार बार लगातार उनका फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री भी और दूसरे उनके जो ग्लोबल टाइम्स जो भी है आपका एक लेके थ्रू, या मिलिट्री लेवल के ऊपर हर वक्त कहते हैं इंडिया ने हमारे यहाँ बॉर्डर पार करके आए हैं, उन्होंने हमें ललकारा है। जबकि वो ये कोशिश करने, हाँ बिल्कुल, ये कोशिश ये करने की कोशिश चाहते हैं कि हिंदुस्तान को आइसोलेट किया जाए और विश्व स्तर पे ये बताया जाए कि हिंदुस्तान की ओर से पहल की जा रही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह के आर्टिकल्स वहां पे अपने जो मुखपत्र कहें उसे चाइना का, उसमें जिस तरह से छापा जा रहा है और उनकी एक रणनीति हो कि कुछ दिन बाद अगर किसी तरह की कोई हिंसक घटना भी होती है तो हम कह सकते हैं कि देखिए हम तो पहले से डोजियर दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की ओर से पहल की जा रही है, उकसाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से देखा जाए इसे, अगर वो आर्टिकल लगातार दे रहे हैं तो देखिए बात ये उल्टी बात है। बात तो ये है कि इंडिया को क्लियर करना चाहिए। तो पहली बात तो हमने एक थोड़ी, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी सरकार की ये चूक है कि वो जब गलवान घाटी में आके बैठे तो बोलना चाहिए था एलजेसी को उन्होंने इनक्रोच किया है, तो पार किया है, और ये इंडियन टेरिटरी में आके बैठे हैं। हमारी पेट्रोल जैसे फिंगर 1 से 8 तक जाया करती थी, पेट्रोल करती थी, और वो अभी 4 से आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तो हमें बताना चाहिए कि वो हमारी टेरिटरी है, हम क्लेम करते हैं, वो है या नहीं दूसरी बात है, लेकिन हमारी क्लेम करने की टेरिटरी है वो। इसी तरह से गलवान घाटी में एरिया जो हम क्लेम करते हैं, जो उनके एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके तक हम क्लेम करते हैं, और उसमें यदि वो आके बैठते हैं तो हमारी टेरिटरी है वो। ब्रिगेडियर साहब एक सवाल है मेरा, ब्रिगेडियर साहब ये एक सवाल है मेरा, लगातार ये बात निकल करके आ रही है कि फिंगर 1 to 4 तक जो पॉइंट्स हैं वहां तक हम जाने देते हैं, जबकि पहले कभी ऐसा है कि हम 8 पॉइंट तक जाने की पहले गए और हमारी जो पेट्रोलिंग है वहां तक जाती रही है, उसके बाद इसे रोका गया हो।
नहीं, हमेशा जाती रही है, आज तक जी। जाती रही है, वो तो फिर हमेशा क्यों ड्रॉप किया गया? उनकी भी पेट्रोल आती है, पर अब भी उन्होंने 4 तक रोक दिया। उसके बाद ये कपल जो हुआ था शुरू का, स्टार्ट जी। वहीं से हुआ था, वहां कपल हुआ, 4 से आगे जाने नहीं दिया हमारी पेट्रोल को, और वो आके बैठ गए उधर, और वहां पे सबसे ज्यादा फोर्स। और जब कारगिल हो रहा था तब उन्होंने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक रोड कंस्ट्रक्ट, जो पहले कच्ची रोड थी, उस पे भी रूट पे हम ये 500 लेक से भी पेट्रोलिंग किया करते थे फिंगर 8 तक, और ग्राउंड से भी जाते थे ऊपर से। लेकिन अब उन्होंने 4 तक बंद कर दी, और 4 तक उन्होंने इस बीच दौरान में पक्का मेटल रोड बना दिए, उसपे डामर डाल दिए उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना टोटल और फोर्टिफिकेशन कर लिया वहां पे फिंगर 4 पे, और फिंगर 4 से थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन है, जो हाइट्स ऊपर है, ऊपर तक उन्होंने ऑक्यूपाई किया है। मैं उसको इतना महत्व इसलिए नहीं देता, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने ऑक्यूपाई की, बट उसके बदले हमने क्या किया? यदि हम ऐसी कोई हाइट ऑक्यूपाई करते, ऐसा ही कोई पोजीशन हम भी लेते कहीं, तब वो बात मिलिट्री लेवल की जो बात है उसमें दम होता। लेकिन बात में तब मुझे ये नहीं पता होगा भी कोई ऐसा हमने ऑक्यूपाई भी किया होगा, क्योंकि बात जब करते हो तो आप यही कहो कि आप आके बैठ गए यहाँ से हटो, वो नहीं हटेंगे। लेकिन हम कहीं दूसरी जगह बैठे, वो कहेंगे आप यहाँ से हटो, तब हम यहाँ से हटेंगे, तब तो कोई बात है। ऐसी कोई बात है तो ना तो सरकार की तरफ से आ रही है, ना मिलिट्री की तरफ से आ रही है। तो जी। ये डिसएडवांटेज हमारा लग रहा है मुझे इस बात, पहले नहीं था लेकिन इस बार लग रहा है। क्योंकि पहली बात तो देखिए, आप फिंगर 4 से 8 तक का हमारा इलाका हम क्लेम करते हैं, दैट इज व्हाई वी पेट्रोलिंग देयर। यदि हमारा ये क्लेम करना है तो क्यों नहीं सरकार डायरेक्ट डिक्लेयर करती है कि हमारे आर्मी में आके बैठी हुई, जैसे तो वो लगभग अब ये है कि सरकार को एक कोशिश करनी चाहिए कि जिस पॉइंट्स तक जाने की हम पहले से पेट्रोलिंग हमारी होती रही है, इसके सबूत हैं, सबूत के हमारा हक है, उसके बावजूद अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सबसे पहले तो सॉर्ट आउट यही करना चाहिए कि हम वहां तक 8 पॉइंट्स तक हम जा सकें, और 1 से 4 तक ही क्यों। मैं लोहा मरोड़ साहब आपके पास आना चाहूंगा। तो कुछ हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सभी को कह रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद क्या नेक्स्ट, क्या हो क्या सकता है? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि भाई ये कैसे इनका काम होता है। देखिए साहब, ऐसा है, जो बैटल पे लड़ाई होती है, उस यूनिट ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन लॉन्च होने के बाद उसकी कैजुअलिटीज होती हैं, उसके खुद के इलाके में होते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं लोकल एक्शन चाइनीज को इविक्ट करना पड़ेगा, भारत की सरकार को, भारत की सेना को। इसके अलावा कोई चारा नहीं है लोकल उस जगह पर। मैं यही बताना चाहूंगा, जो अपना ये दुर्बुक और डीबीओ जो रोड है, ये 350 किलोमीटर है साहब, 323 किलोमीटर। और जहां पर ये लड़ाई है वहां 2 नदियां आती हैं, एक शियोक नदी है और एक ये गलवान नदी है। वो ट्राई जंक्शन के ऊपर PT-14 है, जहां पर हमारे इलाके में आके बैठ गए, वहां से उनको खदेड़ना पड़ेगा, नंबर 1 बात साहब। दूसरी बात मैं यही दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो फिंगर हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो मैं ये बताना चाहूँ, पहाड़ के नीचे जो अलग अलग उनकी जो पहाड़ी छोटी होकर के नीचे आती है उठी हुई, उसको फिंगर कहते हैं। अब जहां तक गलवान घाटी का और इसका डीबीओ वाले इलाके का ताल्लुक है, वहां पर कोई फिंगर नहीं है साहब, मैं आपको बता दूं, वहां पॉइंट्स है, पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। फिंगर का जहां तक ताल्लुक है वो है इसकी पेंगोंग से लेक के अंदर, वो एक अलग किस्सा है। दूसरी चीज मैं यहां ही बताना चाहूंगा, जो डीबीओ है साहब, वो 7 किलोमीटर दूर पड़ता है सियाचिन के पास से, जो LOC गुजरती है, और जो कराकोरम पास है उससे वो करीब 18 किलोमीटर है, और वहां से वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है लहासा से लेकर के शिंकियांग की रोड, जो सी पैक से जाके मिलती है। तो चाइना का बहुत बड़ा वहां लफड़ा है, वहां उसको निकालना ही पड़ेगा। अब आपने पूछा साहब आगे हम कहां जाएंगे, मैं आपको बताना चाहूं, आगे के बहुत सिंपल से तरीके हैं साहब। एक तो मिलिट्री लेवल पे, यूनिट लेवल, first thing is that we have to evict them from that place. Number 1, no compromise, no concession. गवर्नमेंट चाहेगी, देखिए उड़ी में क्या हुआ था साहब, उड़ी में उस दिन हमला हुआ, और मैं उस दौर में, मेरे को याद है कि अगले दिन उनको 10 दिन के अंदर स्ट्राइक करना पड़ा, मुझे 18 तारीख और शायद 28 तारीख के बीच में स्ट्राइक करना पड़ा, बिकॉज देश की भावना थी कि आपको बदला लेना है, इन 3 का बदला लेना पड़ेगा, और वो बदला एक ही है, लोकल लेवल पर वी हैव टू इविक्ट देम। नंबर 2, गवर्नमेंट हैज टू रेज नाउ वेरी क्लियर कट इट्स डिमांड टू चाइना कि भाई फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जो आपके विचार, डिप्लोमेसी, वो चलती रहेगी। प्रेशर हैज टू कम
कि वी विल नॉट बकल दिस टाइम, यू हैव टू गो बैक एंड पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। एक्साइड चिन, पक्षकाम वैली, क्योंकि वहां उसका खतरा क्या है, जिस दिन हमने पीओके ले लिया साहब उसका सी पैक खत्म है, वो बर्बाद हो जाएगा इकोनॉमिकली। जैसे अभी हमारे साहब बता रहे थे जो पॉलिटिकल एडवाइजर, कि भाई वहां चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक सी पैक का ही रास्ता है चाइना के पास जिससे वो अपना जीवन चला सकता है, वो बर्बाद होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज टू से कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एंड लास्टली, चाइना को माफी मांगनी पड़ेगी इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ। मिलिट्री पर्सनल्स ने लाठी और डंडों का कील से हत्याएं की है। सर लोहा मरोड़ साहब, यही बात हम कह रहे हैं कि लगातार जैसे उनके वहां के पेपर्स हैं, गवर्नमेंट के जो अपने पेपर हैं जिसे मुख्य पत्र कहा जाता है, उसमें लगातार अपने आर्टिकल्स में वहां लिखा जा रहा है कि हिंदुस्तान की ओर से उकसाया जा रहा है, वहां सेना को इस तरह से डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि चाइनीज हैं वो डर जाएं, और पहले भी इस तरह की हरकतें की गई। तो वो जिस तरह से मुझे लग रहा है एक माहौल पहले क्रिएट किया गया, जैसे कहते हैं कि सीन क्रिएट किया गया, और उसके बाद में आप एक एक्शन रोल करके और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। यानी कि पहले से साजिश चल रही थी कि आपको किस तरह से मीडिया को उपयोग करना है, आपको इन तमाम चीजों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको उसे एक सबूत के रूप में रखना है या चर्चाओं का विषय बनाना है, और उसके बाद इस तरह से घटना को अंजाम देना है। तो क्या लगता है कि अगर ये सब कुछ चल रहा है तो फिर तो मुझे लगता है कि वार्ता किस स्तर पर किस नतीजे पे पहुंचेगी कहना बहुत मुश्किल होगा। जी, मैं इतना बताना चाहूंगा। सबसे पहले जैसे अभी बताया, इट्स अ प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी बाय चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल, दैट इज वन, उसमें कोई डाउट नहीं है साहब। दूसरी बात, चाइना ऐसा डरपोक है, उनकी ब्रीड डरपोक है। मैं आपको बता दूं साहब, उनकी हाइट 5 फीट होती है, हमारे वो 6-6 फीट के जवान घूमते हैं, इसीलिए वो डंडे लेके घूमते हैं। नंबर 3, वो उसकी पॉलिसी रही है 62 से लेकर के, जब हमारा देश का विभाजन हुआ तो हमारी जो भी कारण से जो सरकारें थी उसकी चर्चा नहीं है, बट फैक्ट है उसने हमको डरा रखा था। अब ये 2020 आ गया, न तो भारत डरता है न भारत का कोई नागरिक डरता है। चाइना को ये संदेश बहुत क्लियर मिल गया 5 अगस्त 1919 के दिन, जब हमने कहा कि पीओके हम लेके रहेंगे, तो चाइना तिलमिलाया है साहब। नंबर 3, तो ये प्रेस रिलीज एंड ऑल दैट, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो कर रहा है, ये तो प्रयास हर देश करेगा, पर हमारी सरकार का दायित्व बनता है कि हम कोई दबाव में नहीं आए, हम बहुत क्लियर हो जाएं। उड़ी का बदला लिया था हमने, सर्जिकल स्ट्राइक, यहां का बदला लेना है, हमको इविक्ट करना है, पीओके लेना है, और चाइना गिड़गिड़ा करके माफी मांगे कि हमने सैनिक लॉज का, कानून का उल्लंघन किया, माफी चाहते हैं। और रही बात हमारी सड़क बनाने की, डीबीओ वाली सड़क बन के रहेगी और बना के छोड़ना चाहिए साहब, मैं तो ये मानता हूं। और एक मेरी लास्ट बात है साहब, भारत के नागरिकों से, जो लोग देश को कमजोर करने की देश में बात करते हैं, चाइना का समर्थन करते हैं और जो गिड़गिड़ाते हैं, अरे सर पीस पीस, इन कबूतरबाजों को बोलो देश में पीस बहुत साल रह गया। जब सैनिक शहीद होता है, सैनिक का काम है दूसरे सैनिक को खदेड़ना। पीस की बात पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए, पीस आप कीजिए अपने एसी ऑफिस में बैठ करके। सेना का काम है सैनिक को डराना और उसको निकाल के खदेड़ना, यही कहना चाहूंगा साहब। जी चलिए, मैं डॉक्टर साहब के पास जाना, करोड़ी सिंह जी के पास में। सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो चीजें निकल के आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि चाइना ने पहले इस घटना, इसका मतलब वो इससे अनभिज्ञ नहीं था, पूरी जानकारी में थी और ऐसा करना चाह रहा था। इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। जो चर्चाओं में बात आ रही, तो इसे हम कह सकते हैं एक साजिश रच रहा था वो पहले से ही, चाहे वो अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने मुखपत्र के जरिए वो पहले से इस तरह की बातें कर रहा हो कि हिंदुस्तान उकसाने की कोशिश कर रहा है और इस तरह की पोजीशन, युद्ध को बढ़ावा देने की पहल कर रहा है। इस तरह की जो चीजें आ रही थी, उससे ऐसा लगता है कि वो पहले से ही वेल नोन प्लान वे में कि किस तरह से हमें इस साजिश को अंजाम देना है, ऐसा लगता है। और दूसरा, क्या वास्तव में कोरोना के बीच इस तरह की जो घटना है, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया, कर्नल साहब ने भी बताया कि जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो भी उसने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, ब्रिज बनाए, सड़कें बनाई, कि एक तरफ इस तरह के हालात थे और दूसरी तरफ वो अपनी जो बॉर्डर एरिया है उसके पास में इस तरह की हरकतें कर रहा था। तो ये तो तय है कि अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा। लेकिन जैसे कर्नल साहब कह रहे हैं कि अब कोई रास्ता जो है वो या तो आप युद्ध करिए या उनको खदेड़ने का मतलब यही है कि आप उनके साथ में वापस उसी पोजीशन में आइए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो ये पोजीशन अगर होती है तो हम क्या इस स्थिति में हैं कि अभी तुरंत हम वॉर कर सकें? और दूसरी बात, ये सरकार के सामने कैसी चुनौती कहीं से, कि क्योंकि जब घटना होती है तो जैसे कर्नल साहब जैसे
करोड़ों लोग हिंदुस्तान के हैं जो निश्चित रूप से ऐसी घटना के बाद सरकारों से जवाब चाहते हैं। देखिए योगेंद्र जी, जो वर्तमान इंसिडेंट हुआ है उसका सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि अगर पेट्रोलिंग पार्टीज में अल्टरकेशन होता है, एनकाउंटर होता है तो समझ में आता है, इन्फिल्ट्रेशन में होता है तो समझ में आता है, जब बातचीत के लिए बैठे हैं उस समय होता है। ये सभी मानवीय मूल्यों को परित्याग किया गया है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत में तो अगर आतंकवादी भी आते हैं बातचीत के लिए तो वो इस तरह से नहीं करते हैं। तो इस तरह का व्यवहार है वो किसी भी राष्ट्र के लिए डिस्प्यूट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मिलिट्री में एनकाउंटर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन बातचीत की टेबल पे होना ये बड़ी खतरनाक स्थिति है पूरी दुनिया के लिए अगर इस तरह की व्यवस्था होती है। दूसरी बात आपने युद्ध के लिए कही। देखिए युद्ध वर्तमान परिस्थितियों में मुझे असंभव लगता है। दोनों ही देश युद्ध नहीं चाहते हैं, न चीन चाहता है न भारत चाहता है, और युद्ध की स्थिति शायद मेरे ख्याल से नहीं बनेगी। वो क्यों नहीं बनेगी कि दोनों ही राष्ट्रों की जो स्थिति है और दोनों राष्ट्र में जिस तरह के डिटरेंस हैं, एटॉमिक पावर हैं, तो उसमें युद्ध का जो विनाश लीला है वो दोनों राष्ट्र नहीं चाहेंगे। और चाइना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा चाइना? चाइना का लक्ष्य बहुत क्लियर है। दो उनके शताब्दी लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य उनका है कि 2021 में मॉडरेटली प्रोस्पेरस सोसाइटी बनना, वो चाइना हासिल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 साल होने पे है। दूसरा, चीन की स्थापना के 100 साल होने पे 2049 में चाइना सुपर पावर बनना चाहता है। उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है और उसको बनने की प्रक्रिया में जो भी सामने आएगा, चाहे भारत आए चाहे किसी भी आए, चाइना उससे दुश्मनी करेगा। तीसरी एक अन्य चीज है जो दोनों राष्ट्रों में, भारत और चीन में, राष्ट्रवाद की जो तेज हवा इस समय चल रही है, अगर उस हवा के आधार पे कुछ किया गया और युद्ध की स्थिति गई तो बड़ी विनाश लीला हो जाएगी। और इसीलिए हमारे सरकार ने दिल्ली में एफर्ट्स तेज कर दिए हैं, डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं। हमारा विदेश मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है, हमारे प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ किया गया है और डिफेंस मिनिस्टर भी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब राजनीतिक और कूटनीतिक प्रक्रिया बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से चलेगी। अब वहां बॉर्डर पे जो बातचीत हो रही है उस बातचीत से मेरे को नहीं लगता कि कोई हल निकल पाएगा। ऐसी स्थिति में युद्ध मुझे नहीं लगता कि कोई एक विकल्प है या युद्ध की तरफ भारत और चीन बढ़ेंगे। लेकिन इस स्थिति को कैसे निपटा जाए, तो अब मेरे ख्याल से कूटनीतिक और राजनीतिक एफर्ट्स और ज्यादा तेज करने चाहिए, क्योंकि सेना की स्थिति में जो हालात हुआ है, बातचीत का कहीं कोई गुंजाइश नहीं लगी मुझे। इस तरह के हालात में बातचीत नहीं हो सकते। जब बातचीत करते करते आप एक दूसरे को पीटना शुरू कर दें, मारने तक। जी, लेकिन एक चर्चा ये एक चर्चा ये कि घटना के बाद दोनों ओर से आर्मी ऑफिसर्स की एक बैठक हुई है 7:30 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसके बाद शायद वहां पे थोड़ी सी शांति बहाली की कोशिश भी की गई है। लेकिन इस तरह की वार्ता, क्योंकि वार्ताएं तो देखो चल रही हैं, 12 तारीख को भी लास्ट अभी वार्ता हुई है, 2 जून से सिलसिला चल रहा है, 11 बार टेबल टॉक्स हो चुकी हैं। लेकिन उसके बाद जब आपकी एक तरफ तो चर्चा चल रही है और दूसरी तरफ, क्योंकि ये हम ये नहीं कह सकते कि अचानक सब कुछ हुआ। हम पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, वहां देखते हैं कि हाँ चाइना के सैनिक वहां पे डटे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें रोकने की जब कोशिश की जाती है और जिस तरह की अभी बताया इन्होंने कि पत्थर और ये सब चीजें उनके पास नहीं थे, तो इसका मतलब तो ये था कि वो पहले से तैयार होकर के वहां बैठे हुए थे। तो ऐसे पोजीशन में, क्योंकि देखिए हम कोसों दूर बैठे हुए यहाँ पे, वह लोग जो स्थिति को फेस कर रहे होंगे और जिसने देखा कि ये तो बिल्कुल हम खाली निहत्थे आकर के चर्चा करने के लिए आए थे, ये एक तरह से हम आम भाषा में अगर लाठी लेकर भी कोई आता, पत्थर भी लेके आता, तो वेपन की तरह ही कहते हैं उसे, कि वो एक तरह से बलवा करने के लिए तैयार होकर के आए थे। तो ऐसी पोजीशन में तो लगता है कि जिस स्तर की वार्ता चल रही है कोई बहुत कारगर साबित होगी, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। देखिए योगेंद्र जी, यही मैं कह रहा हूं आपको कि बातचीत के लिए आप बैठे हैं और उस समय अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कुछ नेगोशिएट करेंगे, कुछ समाधान करेंगे, और उस समय एक दूसरे पे लड़वार करना शुरू कर देते हैं, तो ये तो कभी भी किसी भी समाज में, इवन बारबेरियन सोसाइटी है उसमें भी परमिसेबल नहीं है। तो ये तो सही है कि बातचीत का ज्यादा आगे उस लेवल पे बढ़ने का मुझे संभावना नहीं लग रही, लेकिन दोनों साइड ये चाहते हैं कि कुछ रेस्ट्रेन रखा जाए।
स्थिति को ज्यादा डिटेरियोरेट नहीं होने दिया जाए, इसको कुछ नियंत्रित किया जाए और इसके लिए बातचीत होगी कि ज्यादा डिटेरियोरेट नहीं हो वहां बॉर्डर के ऊपर। और अब दिल्ली में और बीजिंग में कूटनीतिक एफर्ट्स क्या होते हैं, राजनीतिक एफर्ट्स क्या होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निश्चित रूप से कल विभिन्न देशों के निश्चित रूप से स्टेटमेंट आएंगे कि इस तरह की स्थिति दो देशों के बीच में जब बातचीत हो रही है वो कभी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए निश्चित रूप से पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया इस चीज को लेके सतर्क है कि इस तरह स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि हम एक बारबेरियन सोसाइटी में नहीं जी रहे हैं, एक सभ्य समाज में जी रहे हैं। डिस्प्यूट है, मिलिट्री का काम अपने डिफेंड करना है तो डिफेंस एक्टिविटीज में ये हो सकता है, लेकिन बातचीत में ये होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब मैं रोकना चाहूंगा, मैं करमवीर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। करमवीर जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने जो कहा है इसी बात को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए, दुनिया के सामने कोरोना वायरस को लेकर के चाइना एक्सपोज हो चुका है, ये किसी से छिपा नहीं है, और बहुत सारे कंट्री हैं इसको लेकर के कहते हैं कि मानव जाति के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप की तरह से काम कर रहा है चाइना। तो ये जो पोजीशन है निश्चित रूप से इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे अगर इस तरह की पोजीशन होती है तो ऑल कंट्रीज इस बात का कॉग्निजेंस लेते हैं कि अच्छा वहां पे इस तरह की घटनाएं हुई है और चाइना के साथ में हुई है, तो क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी इसका कोई इम्पैक्ट आएगा? जी बिल्कुल योगेंद्र जी, एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं चाइना और भारत। अगर दोनों के बीच में कोई भी टकराव झड़प होता है तो पूरी दुनिया के लिए सीरियस इम्प्लीकेशंस इसके हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे अमेरिका हो। इंडिया का अगर पोजीशन देखा जाए, इंडियन ओशियन पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जो ट्रेड है वो इसी क्षेत्र से होकर के जाता है। इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी होकर के यहाँ से ट्रेड होता है, और यहाँ इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज की स्थिति में यहाँ पर है। तो मुझे लगता है यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बॉर्डर के ऊपर चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे काफी मजबूत स्थिति में, भारत वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, उसमें और भी ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, जहां हमारे स्ट्रेटेजिकली जहां हमें एडवांटेज है इंडियन ओशियन में, वहां हमें जो लिटोरल कंट्रीज हैं, जो कोस्टल कंट्रीज है, उनके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे मालदीव जो है वहां पर प्रो इंडिया गवर्नमेंट इस समय है, तो मालदीव के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। श्रीलंका जहाँ पर छोटा जो आइलैंड है वो अमरडोडा पोर्ट के ऊपर चाइना जमा बैठा है, तो श्रीलंका के साथ रिलेशंस हो, चाहे म्यांमार के साथ रिलेशंस हो। सो इंडियन ओशियन चाहे सिचिल्स है चाहे मॉरिशस है, सो इंडियन ओशियन में जो तटवर्ती देश हैं उनके साथ भारत को अपने सामरिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। आसियान कंट्री जहां पर साउथ चाइना सी के कई क्लेमेंट दावेदार देश हैं, उनमें खास तौर पर वियतनाम के साथ भारत को अपने सामरिक संबंध और अधिक मजबूत करने होंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह तो हो रहा है, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के हमें काम करना पड़ेगा। मालाबार एक्सरसाइज जिसमें कि इंडिया, अमेरिका और अब जापान को भी शामिल कर लिया गया, साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी साथ में जोड़ने की मुझे लगता है जरूरत है। सो ये इन 4 देशों का ग्रुप जो है ये भी अपने लेवल पे काम करे। नहीं, मैं एक करमवीर जी आखिरी सवाल है उन मुल्कों के सामने जो चाइना के खिलाफ इस वक्त अपना बयान दे रहे हैं, जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया का भी जो आप जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, तो ऐसी पोजीशन में और क्या जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर कुछ इस तरह की पोजीशन में कोई कारगर होता है कि चाइना पे किस तरह का प्रेशर पड़ सके? जी करमवीर जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? तो मैं जानना चाहता हूं कि जो पोजीशन अभी बनी है उस दरमियान सबको मालूम है कि कोरोना को लेकर के और चाइना जिस तरह से अलग थलग पड़ रहा है, क्या इस वक्त भी कोई प्रेशर उस पर आ सकता है? ये लगता है उनकी आवाज नहीं आ रही, मैं बता दूं साहब, मैं बोल सकता हूं योगेंद्र जी? नहीं, मैं आपके पास नहीं आना चाहूंगा। मैं करमवीर जी वापस जुड़ गए हमारे साथ। करमवीर जी मेरे को सुन पा रहे हैं आप? नहीं, करमवीर जी चले गए। मैं आप इजाजत दे तो जवाब दे दूं। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा कि कुछ समय अभी अभाव है, मैं क्योंकि टाइम को ध्यान रखते हुए मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो कुल मिलाकर के यही है कि चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, एक बार फिर वही पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। एक तरफ आप वार्ता कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसी तरह से एक घटना को साजिशन आप अंजाम दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कहता कि सरकार विचार नहीं कर रही होगी, निश्चित रूप से विचार कर रही होगी। लेकिन एक चैलेंज है हमारे सामने कि कोरोना की इन परिस्थितियों के बीच जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी
चाइना के साथ में अदर जो कंट्रीज हैं वो इसी तरह का व्यवहार कर सकते हैं कि मानवता के लिए जिस तरह का एक वायरस आप दुनिया में फैला दिया और उसके बाद अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल शेमफुल है और बड़ा ही एक निंदनीय रहेगा। लेकिन अब देखना होगा कि इस घटना का इम्पैक्ट क्या आता है, क्या बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जाता है या फिर ये तनाव जारी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये एक घटना 53 साल बाद और 75 को अगर देखें तो 45 साल बाद, यानी 4 दशक बाद एक बार फिर किस तरह का खून खराबा भारत और चीन के बीच हुआ है, जिसको किस नजरिए से देखा जाएगा हमारे एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने रही। लेकिन सभी यही कह रहे हैं कि अभी यकीन करना चाइना के साथ में बहुत मुश्किल है और वो बौखला बहुत जल्दी जाता है। G7 में जिस तरह से अमेरिका ने आमंत्रित करने के लिए एक पहल की, एक वजह वह भी हो सकती है कि उससे बौखला है वो चीन हो। लेकिन ये घटना है, इसकी पूरी डीपली किस तरह से खुलासा होता है, क्या आता है, लेकिन फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि वहां परिस्थितियां कुछ अलग थी और दोनों तरह से जो घटना हुई है उसे निश्चित रूप से एक हिंसक घटना कह सकते हैं। और उसके बाद जो हालात बने हैं उसमें आप स्क्रीन पे लगातार देख रहे थे और विश्लेषकों की राय भी यही है कि इससे बड़ी कड़ी शब्दों के साथ में और तरीके के साथ में चाइना को जवाब देना चाहिए, नहीं तो ये इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।